क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रखा है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उत्तल लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ होती है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है या सिर्फ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है या दोनों ही नहीं होती है। तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं लेंस की, तो लेंस आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं। एक होगा हमारे पास में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसको आप कहते हो, और दूसरा हमारे पास में आता है जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। दोनों में खासियत क्या है, इसका स्ट्रक्चर दोनों साइड से उभरा हुआ होता है। हालांकि एक ही साइड से कॉन्वेक्स होता है, दूसरा प्लेनर भी हो सकता है। अब अगर मान लो मैं इस पर किसी भी एक लाइट को इंसिडेंट करता हूं, ऐसे ये लाइट मैंने इंसिडेंट की, जैसे ही लाइट इसके ऊपर में गिराऊंगा तो क्या होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो रही है वो सीधी निकल जाएगी और बाकी जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। यानी ये क्या करता है, ये लाइट को एक पर्टिकुलर जगह इकट्ठा करता है, अभिसारित करता है, और जहां पर लाइट इकट्ठी होती है उसको हम कहते हैं एफ। और साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करता हूं, चिन्ह परिपाटी की, तो मेरे प्यारे बच्चों लेंस के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, इसके अगर राइट साइड में कोई डिस्टेंस लिया जाए तो वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव। अब आप खुद देखिए, उत्तल लेंस जो होता है उसमें फोकल लेंथ राइट साइड में आ रही है। लाइट को कहीं से भी इंसिडेंट करोगे, लाइट जो है वो राइट साइड में कंसंट्रेट होगी यानी एफ पॉइंट पे। तो इसका मतलब आप कह सकते हो एफ की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव। सेम तरीके से मान लो इसी क्वेश्चन को ये अवतल लेंस के रूप में, कॉनकेव लेंस में आपको पता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कॉनकेव लेंस का। और जब इस कॉनकेव लेंस के ऊपर अगर आप किसी लाइट को ऐसे इंसिडेंट करते हो, तो इसका एक ही काम होता है, लाइट को डाइवर्ज करना। यानी ये क्या काम करेगा, लाइट को चारों दिशाओं के अंदर में ऐसे दिखे। अब देखिए, लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर रही है, तो क्या लाइट एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठी होगी, आप कहोगे नहीं। अब लाइट को मिलाना है इमेज बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ाए। इसको हमने यहां बढ़ाया, तो लाइट जो है वो काल्पनिक रूप से, आभासी रूप से, वर्चुअली फॉर्म में यहां पर मिल रही है। तो इसका एफ ये होगा। अब साइन कन्वेंशन देखिए, ये लेंस हो गया इसका पोल सेंटर सेंटर, राइट साइड के डिस्टेंस होते हैं प्लस और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस होते हैं माइनस। तो आउटर लेंस जो है कॉनकेव लेंस, इसका एफ लेफ्ट साइड में है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब हमारा सवाल जो है वो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी ए ऑप्शन बनेगा। अब ऑप्शन नीचे चार दे रखे हैं, इनमें से केवल ए यानी अकेला ए ऑप्शन जो है वही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की नहीं हो सकती। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से क्या उत्तम ऊर्जा के सोर्स से संबंधित नहीं है। यानी चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यह पूछा गया है कि कोई भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे पेट्रोल बात कर ली, डीजल बात कर ली, कोई भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें सबसे बेस्ट चीज क्या नहीं है उसके लिए। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एलपीजी कन्वीनियंट है आपके लिए, सुगम है, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उससे संबंधित नहीं, उत्तम के लिए। यहां क्या दे रखा है आपको, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या पॉसिबल नहीं है। पहला क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा, इट गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास। यानी एकांक द्रव्यमान को अगर मैं जलाऊं तो उससे कम ऊर्जा मिलनी चाहिए। यह कहना चाह रहा है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कम होनी चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो कम होनी चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी ईंधन को जलाओगे और उससे कम एनर्जी मिलेगी तो वो गुड सोर्स नहीं है, वो बैड सोर्स है। यानी पहला स्टेटमेंट इसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरे की देखें, सरलता से सुलभ हो सके, इजीली आपको मिल सके, बिल्कुल सही है। तीसरा, भंडारण तथा परिवर्तन में आसान हो, यानी एक जगह इजीली स्टोर कर सके और आराम से उसको ट्रांसफर कर सके, बिल्कुल सही है। मूल्य दर कम हो, यानी सस्ता होगा तो इजीली यूज किया जा सकता है। तो ये जो तीन ऑप्शन है ये तो इसके लिए पॉसिबल है। आपसे क्या पूछा था, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो पहला आंसर कह रहा है कि अगर मैं इसको जलाऊं तो इससे कम एनर्जी मिले तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप कहोगे ऊष्मीय मान ज्यादा होगा,
तभी हमारे लिए वो सुटेबल होगा। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो बायोगैस होती है, जिसे आप लोग गोबर गैस भी कहते हो, गोबर गैस। और गोबर गैस कैसे बनती है आपको पता है? काउडंग जो होता है, गाय जो है उसका जो गोबर होता है, उसको एक जमीन के अंदर खड्डा खोद के उसमें दफना दिया जाता है और एक टैंक बना के, तो जब वो सड़ जाता है तो उससे जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं गोबर गैस। यानी बायोगैस जो होती है, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है दूषित गैस। दूषित गैस यानी कंटेमिनेटेड गैस कहा जाता है। इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब दूषित गैस में एक तो होता है मीथेन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल क्या पूछा इसमें, बायोगैस में कितने प्रतिशत तक, अप टू किस लेवल तक मीथेन हो सकता है? अगर मीथेन की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 50% से लेकर 75% तक मीथेन की मात्रा हो सकती है। और इसकी बात करूं मैं 25% से लेकर 50% जो मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम लेवल पूछा है। अब कई बार बच्चे कहते हैं 50 से 75 के बीच में, तो सर पहला ऑप्शन भी है सेकंड ऑप्शन भी है, तो कौन सा करेंगे? मैक्सिमम किस लेवल तक मीथेन हो सकती है? मैक्सिमम मीथेन का लेवल है 75%। यानी थर्ड क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के डीएसएसपी के जो प्रीवियस पेपर है उसमें करवा चुका हूं। क्या कह रखा है इसमें? महासागरीय तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग में किए जाने वाले रसायनों में से कौन सा है ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो? इन चारों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है मीथेन का है। यानी महासागरों से एनर्जी प्राप्त करने के लिए जिस गैस का छिड़काव किया जाता है वो गैस हमारे पास में होती है NH3। यानी फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, वोल्ट और जूल के बीच का संबंध बताइए। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो हम पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव उसका फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V आपके पास में हो गया वोल्ट, जिसको आप कह सकते हो 1 वोल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। W आपके पास में जो है ये कार्य होता है जिसको आप 1 जूल कह सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों चार्ज जो होता है इसको हम 1 कूलाम कह सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट चार ऑप्शन में से किसके लिए सुटेबल है? 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 जूल दे रखा है इसमें, 1 जूल दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यानी पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? दो चीजें दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि ए पॉसिबल होगा कि बी पॉसिबल है कि दोनों पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी एक प्लेन मिरर है। मैं उस दर्पण की बात कर रहा हूं जिसमें आप सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। अब मान लिया ये मैंने यहां पर कोई भी एक बेस बना दिया इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर किसी वस्तु को रख दे, किसी आदमी को खड़ा कर दे, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके ऑब्जेक्ट, और इसकी हाइट जो है वो h1 कह दी। जब कोई आदमी अपने आप को दर्पण में देखेगा, समतल दर्पण में, तो उसकी इमेज जो है वो अंदर की तरफ बनेगी और हाइट जो है वो h2 मान ली। अब ध्यान से देखिएगा, ये है ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारे पास में इमेज। तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, इमेज जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है, जिसको आप लोग कह सकते हो कि इरेक्ट बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण से बनने वाली जो इमेज है वो सीधी प्राप्त होती है। कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव कैसा होगा? आभासी होगा। आप ये भी कह सकते हो कि दर्पण के अगर पॉलिश वाली साइड के अंदर में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा, इमेजिनरी। तो हम ये कह सकते हैं समतल दर्पण जो है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे पास सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। अब ढूंढ लीजिए, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, यानी इरेक्ट और वर्चुअल होगा। बी स्टेटमेंट सही है। अब बी स्टेटमेंट किस में आ रहा है? पहला कह रहा है केवल एक सही है, गलत।
केवल बी सही है। बी ऑप्शन जो है आपके पास में वो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, किसी सोलिनॉइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले चीज देखिए, सोलिनॉइड होता क्या है। इस प्रकार का एक सिलेंड्रिकल, जैसे मैंने ये कोई भी एक बेलनाकार आकृति बना दी, ये देखिए ऐसा सिलेंड्रिकल होता है। पाइप होते हैं जैसे पानी के पाइप होते हैं, खोखले, एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, एक खोखला बेलनाकार पाइप है। अगर इस पाइप के ऊपर मैं इस प्रकार से यहां पर ऐसे एक तांबे का तार लपेट दूं, कॉपर वायर लपेट दूं, और कॉपर वायर लपेटने के बाद में अगर मैं इसमें करंट पास करता हूं और मेरे करंट पास करने के कारण इसके अंदर खोखले भाग में, हॉलो पार्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो इसको हम कहते हैं सॉलिनॉइड। यानी ये वाला जो पार्ट है, इसमें अगर आई करंट पास किया जाए तो इसका जो ये सेंट्रल पार्ट है, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के कारण इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलिनॉइड। अब ये कहना चाह रहा है कि सोलिनॉइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। पहला चेक करते हैं, देखिए फिर कह रहा है कि परिनालिका के भीतर विद्युत धारा शून्य होती है। मेरे प्यारे बच्चों, सोलिनॉइड के अंदर ना तो करंट जीरो होगा और ना मेरे प्यारे बच्चों वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, परिनालिका एक चुंबक से बनी होती है। आपसे कह रहा है कि जो सोलिनॉइड है वो एक मैग्नेट से बनी होती है। हमने कहा बिल्कुल, सोलिनॉइड जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह व्यवहार करती है, तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तीसरा कह रहा है परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। सोलिनॉइड जो हमारे पास में है इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और साथ में यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, चौथे में कह रहा है कि परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती है। सोलिनॉइड जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। अब आपसे पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए प्यारे बच्चों, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर कहीं सही होते हैं तो एक्यूरेट चीज कौन सी है? पहला कह रहा है परिनालिका के भीतर विद्युत धारा शून्य होती है, तो स्टेटमेंट गलत। परिनालिका एक चुंबक से बनती है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चुंबक से ही बने, वो आपके पास में किसी एक पाइप से भी बन सकती है, तो हमेशा ये सही हो ये जरूरी नहीं। दूसरा कह रहा है परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सोलिनॉइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और चौथा कह रहा है परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है दोस्तों। इसमें आपको मोर एक्यूरेट, मोर एप्रोप्रिएट आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, एक अत्यल्प मान का शंट प्रतिरोध डैश में लगाकर किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, आपने स्कूलों में लेबोरेटरी में देखा होगा, अगर कहीं पर भी विद्युत धारा की दिशा का मापन करना है, करंट का डायरेक्शन शो करना है, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से दो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में होता है जिसको हम कहते हैं एमीटर, जिसका सवाल यहां पर पूछा हुआ है। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। अब बच्चा कहता है सर गैल्वेनोमीटर से एमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनता है? सिंपल सी चीज, अगर किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम में मैं अगर एक शंट प्रतिरोध जोड़ देता हूं तो इससे एक एमीटर का निर्माण होता है। दूसरा, अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं, इससे वोल्टमीटर का निर्माण होता है। अब सवाल में क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो जो शंट प्रतिरोध है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा, तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन दे रखा पैरेलल कॉम्बिनेशन, बी कह रहा है सीरीज में। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? केवल और केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के आप इससे प्राप्त कर सकते हो एमीटर। तो देखिए केवल ए जो है वो हमारे पास में सही होगा। अगर ये पूछता कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाना है तो बी जो है आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर। आठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल विद्युत संयंत्र को व्यवस्थित आरेख तैयार करते समय निम्न में से कौन सा इसका घटक नहीं है? ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर बनानी है तो
पानी को ऊपर से गिराया जाता है। पानी को जब ऊपर से गिराते हो तो उससे क्या होता है, टरबाइन घूमते हैं, और टरबाइन घूमने से जनरेटर की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जब अगर मुझे हाइड्रो पावर प्लांट की बात करता हूं तो वहां पर जनरेटर भी इस्तेमाल होता है और टरबाइन भी इस्तेमाल होता है। अब ये कह रहा है कि कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है। अब जनरेटर और टरबाइन दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो चार ऑप्शन देखिए, केवल एक गलत, केवल दो गलत, एक और दो दोनों। तो आपसे कहा ना तो एक और ना ही दो, यानी डी ऑप्शन होगा। यहां पर क्या पूछ रहा है, नहीं की पूछ रहा है इसमें। तो आप कहोगे टरबाइन जनरेटर दोनों यूज होते हैं, तो हमारा आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी जमीन से 15 किलो वजन का एक बैग उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। आपको पता है कि जब आप किसी बैग को उठा के अपने सिर पे रखते हो तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप उसकी हाइट चेंज कर रहे हो, तो स्थितिज ऊर्जा जो है वही कार्य होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि किया गया कार्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। एम कितना है आपके पास में 15 किलो, जी आपको पता है 10 है, और हाइट हो गई हमारे पास 1.5। तो 10 मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हट जाएगा, 15 इंटू 15 225 जूल। तो इस पर्पज से किए गए कार्य का मान 225 जूल। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों।